अस्सलाम। आज हमारा न्यू नावल है जिसका नाम है तो इससे लागे जो मन में पिया। ये बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का नावल है। पढ़ सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसकी आज ये किस नंबर 1 है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का नावल। वह घुटनों में सर दिए बैठी थी जब चिड़ की आवाज़ के साथ बेसमेंट तहखाने का दरवाज़ा खुला। इसने कदमों की उभरती चाप सुन के भी सर न उठाया। तुम्हें छोटे खान जी बुला रहे हैं अपने कमरे में, आने वाली ने पैगाम दिया। इस पैगाम पर हीर ने झटके से सर उठाया। कह दो अपने हान जी से मैं नहीं आऊँगी, जो भी कहना है यहाँ आकर के सुन लें। देखो तुम छोटे हान जी का गुस्सा देख चुकी हो, इसलिए जिद मत करो और चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई क्या? तुम अपनी ज़बान को हथियार बनाकर अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, दो टक जवाब आया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं छोटे हान जी को जाकर तुम्हारा निकाल। सकीना तुम जाओ। यशब अफरीदी की आवाज़ ना सिर्फ सकीना पर खपकी तायरी की बल्कि हीर भी अपनी इस आवाज़ पर खौफजदा हो गई। जी छोटे हान जी। सकीना घबराती हुई जल्दी से सीढ़ियों की जाने बढ़ी। हीर हल्का हल्का लरजते हुए जगह सर के साथ यशब अफरीदी की खून झलकती नजरें खुद पर गाढ़े महसूस कर रही थी। दोनों फरकीन के दलाइल सुनने के बाद पंचायत इस फैसले पर पहुंची कि हमें खून बहा चाहिए, ना खून के बदले खून और ना ही खून माफ। यशब खान अफरीदी की दाढ़ से हर तरफ सकूत छा गया, जो पंचायत के सरबराह के बोलने से पहले ही बोल पड़ा। हकान अफरीदी ने पर शिकवा निगाह बेटे पर डाली, जिसे देखकर वो नजरें झुका गया। पंचायत के सरबराह ने दलावर खान को देखा। इन्होंने हामिद सर हिलाते हुए पास बैठे गुस्सा जब्त करते शम्स दिलावर खान को मुखातब किया। जाओ हीर को ले आओ, वो मुहद्दम शिकस्ता आवाज में बोले। शम्स खामोशी से उठकर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। दिलावर खान ने शम्स के बजाने के बाद एक दुख भरी नज़र हकान अफरीदी पर डाली, मगर वो नजरें चुरा गई। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ यशब का था, मगर इस वक्त वो इतने लोगों में बेटे के फैसले से इख्तलाफ करने की पोजीशन में ना थे। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा बाबा जान। यशब हकान अफरीदी की बात पर आपे से बाहर हुआ। मैंने तुम्हें लंदन इसलिए नहीं भेजा था कि वापस आकर कत्ल व गारत शुरू कर दो। कत्ल उन्होंने किया है बाबा जान, और मैं हरगिज़ इस खून को माफ़ नहीं होने दूंगा। इन लोगों को अपने किए का बदला चुकाना होगा। वो बज़िद था। यशब अजय तेरा बाबा जान ठीक कह रहा है, माफ़ कर दे। बड़ाई है बीबी जान प्लीज़। आप सब शायद भूल चुके हैं कि महसूस 20 दिन पहले इस हवेली के बड़े वारिस का जनाजा उठा है, मगर मैं नहीं भूला और ना ही आखिरी दम तक भूलूंगा। अगर आप लोगों ने माफ़नामा भेज दिया तो मैं ये हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। जस्ट इट। वो अपनी फैसला सुनाकर सीढ़ियों की तरफ लंघता गया। बाबा जान ने पास खड़ी मेहरों को इशारा किया। वह सर हिलाती यशब के पीछे ही सीढ़ियाँ चढ़ गई। यशब चीज़ों की और ठाठ ठपक करके गुस्सा निकाल रहा था। जब मेहरों के कमरे में दाखिल हुआ यशब, वो इस पुकार पर एक लम्हे को रुका और मुड़े के बगैर फिर से चीज़ें उलटने लगा। यशब फिर से पुकारा गया, भाभी अगर आप यहाँ इसलिए आई हैं कि मैं अपना फैसला बदल लूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं लाला का खून कभी माफ़ नहीं करने वाला। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? ज़्यादा ना सही कुछ तो इस अजियत का मदावा होगा जो लाला के खून से लुत्फ़ वजूद को देखकर मुझे हुई थी। तो क्या इस खानदान के बेटे का खून करोगे? जाकर नहीं तो खून बहा में क्या लोगे, वैसे या फिर औरत? मेहर ने इसका सुर्ख चेहरे पर नजरें फोकस करते हुए गुस्से से पूछा। भाभी आप? क्या मैं? बोलो यशब, क्या मैं? तुम एक मर्द का बदला मजलूम औरत से लोगे जिसका कोई कसूर भी नहीं। भाभी आप इस इमोशनल तकरीर से मेरा फैसला नहीं बदल सकती। वो डटा रहा। ठीक है, जो जी में आई करो, मगर एक बात याद रखना कि मैं खून बहा में आने वाली लड़की से तुम्हें किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करने दूंगी, समझे? मेहर गुस्से से बात मुकम्मल करती कमरे से निकल गई। भाभी खून बहा में आने वाली लड़की से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ शम्स खान को इस तकलीफ से गुजरना चाहता हूँ जो मैंने झेली है। इसे भी तो पता चले कि जब जान से प्यारी चीज़ हमेशा के लिए जुदा होती है तो किस कदर अजीज से निभरती है। यशब ने हम कलामी करते हुए पूरी कुव्वत से एस्ट दीवार पर दे मारा। इससे चादर आओ। शम्स ने हाल में कमरे में मौजूद खवातीन से कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी लाला, मैं कहीं नहीं जा रही। आप ऐसा कैसे कर सकते हो बाबा मुझे वनी नहीं कर सकते। लाला मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हीर पंचायत और अफरीदी खान का फैसला सुनकर पागल सी हो गई थी। हीर नहीं लाला नहीं। आप अपनी हीर अपनी गुड़िया को कैसे किसी के हवाले कर देंगे?
नहीं लाला, आप मुझे छुपा लें कहीं, मैं पंचायत में नहीं जाऊंगी। लाला छुपा ले मुझे। वो रोती हुई शम्स के सीने से लगी। शम्स ने बहुत जब्त से हीर की हिचकियां लेते वजूद को खुद से लगी और पास खड़ी परवेशे से चादर पकड़कर हीर को उड़ाई और इसका बाजू पकड़कर बाहर की जाना बढ़ाया। लाला, आपको इनको बताने के लिए आप जानबूझकर यशार खान का खून नहीं किया है, ये सब अचानक गलती से हुआ। प्लीज लाला, मैं नहीं जाऊंगी। हीर रोती हुई गिस्टी जा रही थी। वहां मौजूद हवेली की औरतों और मुलाजमों ने अफसरदगी से वहां की लाडली को हमेशा के लिए जाता देखा, मगर इसे रोकने की हिम्मत किसी में भी ना थी। पंचायत से चंद फरकीन के फासले पर शम्स ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। हीर ने खौफजदा नजरों से चंद गज दूर बैठे मर्दों के हजूम को देखा और कपकपाते हुए शम्स का बाजू पकड़ा। लाला, मुझे बचा ले, मैं आप सबके बगैर मर जाऊंगी। लाला, वो फिर से बलजती हुई। शम्स इसके हाथ हटाकर गाड़ी से निकल गया। दूसरी साइड से इसका दरवाजा खोलकर अभी बाहर निकाला। अगर तुम्हारे लाला तुम्हें बचा सकता तो कभी भी अपनी लाडी को, अपनी इज्जत को इस पंचायत की जीनत ना बनने देता। वह संजीदगी से कहता इससे आगे बढ़ा गया। हकान अफरीदी ने 2 शादियां की थी। पहली शादी बीबी खान सूर्य खानम से की थी, मगर 10 साल तक औलाद न होने की सूरत में बीबी जान ने इनकी शादी खुद ही अपने चाचाजाद गुल बानो से करा दी। गुल बानो ने हकान अफरीदी से शादी के 1.5 साल बाद हवेली के पहले वारिस यशार खान अफरीदी को जन्म दिया, जिस पर पूरी हवेली ने खूब जश्न मनाया। मगर बदकिस्मती से गुलबानो यशार की पैदाइश के 6 साल बाद यशब खान अफरीदी को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। यूँ यशार और यशब की ज़िम्मेदारी बीबी जान पर आ पड़ी। इन्होंने पूरे दिल से ज़िम्मेदारी निभाई और खुशदिली से इन दोनों के सीने से लगाया। वो दिन और आज का दिन इन्होंने कभी इन दोनों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। 6 साल पहले वो अपनी बाजी मेहर को यशार अफरीदी की दुल्हन बनाकर लाई थी। मेहर और यशार का 4 साल का बेटा हदीद अफरीदी भी था। यशब चंद माह पहले ही लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा था, जब किस्मत ने इन पर बहुत भारी वार किया। यशार अफरीदी को इन सब से हमेशा के लिए जुदा करके मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का निकाह अभी पंचायत में करवा कर ही अफरीदी खान के साथ भेजूँ। दिलावर खान ने झुके सर से अपना वदाह किया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। खान ने आप निकाह शुरू करें। यशब और दिलावर खान की बेटी का निकाह अभी सबकी मौजूदगी में होगा। हकान अफरीदी ने ठहरे हुए लहजे में बात मुकम्मल की। बाबा जान जी, ये क्या कह रहे हैं? यशब इनकी जानब झुक कर आहिस्तगी से बोला, मैं इस लड़की को अपने निकाह में नहीं लूँगा। एक फैसला तुम्हारा था तो दूसरा मेरा होगा। बाबा जान ने भी आहिस्तगी से इसको बावल करवाया। हाकिम खान की तरफ मतवजह हो गए, जो कलमात शुरू कर चुके थे। यशब की बाजी भी इसी पर उलट चुकी थी। इसने खून बहा में दिलावर खान की बेटी और शम्स खान की बहन को ही मांगा था, ताकि वो इसको इससे जुदा करके तकलीफ दे सके। वो सिर्फ इस लड़की को अपनी गेट में लाना चाहता था, ना कि निकाह में। निकाह के लिए तो वो अपने खास मुलाजम हशमत खान को सोच चुका था, मगर बाबा जान ने बीच में आकर सारा किस्सा ही पलट दिया। वो निकाह के बाद पंचायत से तो खामोशी से उठ आया, मगर हवेली आकर अपना गुस्सा निकालना नहीं बोला। हाँ, वहाँ खून बहा लेने गए थे, नाक के बीवी और बहू कराया, तो तुम्हें क्या लगता था हम वहाँ से लड़की ऐसे ही ले आते बिना निकाह के? बाबा जान ने ठहरे हुए लहजे में जफर किया। निकाह करते जरूर करते, मगर मेरे साथ नहीं। हवेली के हजारों वफादार मुलाजिम मौजूद हैं, इनमें से किसी से भी कर देते। होश करो कुछ यशब, होश में ही तो आ चुका हूँ और होश में ही मैं इस फसाद की जड़ को जान से मारकर हिसाब बराबर कर दूंगा। वह चिल्लाता हुआ कुछ फासले पे खड़ी हीर की तरफ बढ़ा, जो छोड़े वो गटी गटी आवाज में चीखी, यशब छोड़ो बच्ची को, होश करो यशब, क्या पागलपन है ये? बाबा जान ने यशब के हाथ हटा रहे थे, जिनमें वो हीर की गर्दन दबा चुका था। बाबा जान हट जाए, मैं इस किस्से को यहीं खत्म। यशब बाबा जान की दाढ़ पर इसने एक कहर आलूद नजर निगाह हीर की लड़ते वजूद पर डाली और एक झटका देकर इसकी गर्दन आजाद की। हीर इस झटके के लिए हरगिज़ तैयार न थी, इसलिए तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और दाएं जानब लड़खड़ाते हुए गिरी। ने से वहां पड़ी टेबल की नोक इसके माथे पर लगी, जिससे खून उबल पड़ा। यशब सर झटकता हाल से निकल गया। मेहर बेटा, देखो बच्ची को। बाबा जान मेहर को कहते मर्दाने की तरफ चले गए। मेहर ने हीर को सोफे पर बिठाया और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई, जख्म साफ करके बैंडेज की और हाल से निकल गई। अब हाल में ही हीर और तख्त पर ही बीबी जान मौजूद थे। यहाँ आओ, इन्होंने हीर को अपने पास बुलाया। वह आहिस्तगी से चलते हुए पास आकर खड़ी होगी। बैठो। हीर जमीन पर बैठने लगी थी जब बीबी जान ने इस सोफे पर बैठने को कहा। वो इनके सामने सोफे पर टिक गई। क्या नाम है तुम्हारा? हीर। दिलावर खान की बेटी हो या भतीजी? बेटी। मैं इकलौती हूँ। जी जी, शम्स लाला भी हैं।
हम शम्स लाला भी हैं हूँ। बीबी जान ने लंबी सी सांस छाली की। यशब का गुस्सा यहाँ के रवायती मर्दों के जैसा ही है, मगर दिल का बुरा नहीं। वो असल में यशार ने सिर्फ इसका बड़ा भाई था, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बीबी जान ने आंसू पूंछते हुए कहा, बेगम साहिबा, शम्स लाला ने यशार अफरीदी को जानबूझकर नहीं मारा। वो अचानक, इन बातों का कोई फायदा नहीं बच्चे, जाने वाला तो चला गया। और वो अफदर्दी से बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ। हीर ने हाथ जोड़े, मगर तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो बच्चे? इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। इतने में मेहर और दूध का गिलास लेकर वहाँ आई। ये लो, ये पेन किलर लेकर ये हल्दी का मिला दूध पी लो, सुकून मिल जाएगा। हीर ने हैरत से इसे देखा। हवेली का एक फर्ज जख्म दे रहा था तो दूसरा महरम रख रहा था। मेरों ने इसकी हैरत देखते हुए आस्तिकी से गिलास इसके हाथ में देकर हाथ दबाया। पी लो। हाँ बच्चे लो, आराम मिल जाएगा। अच्छा मेरों, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम खाना खिला देना। हूँ जी बीबी जी। हाँ। मेहरों ने हाथ में हाँ मिलाया, सर हिला दिया। यशब आ गया क्या? बीबी जान ने मेहरों से पूछा, जो इन्हीं गर्म दूध का गिलास देने आए थे। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। हीर कहाँ है? गेस्ट रूम में खाना खिला दिया था जी, थोड़ा सा ही खाया है, वो भी जबरदस्ती। मुँह ऐसे करे ये यशब के कमरे में छोड़ा। बीबी जान यशब का गुस्सा गुस्सा ठंडा करके ही वापस आएगा, फिर आकर नया हंगामा मचा देगा। कि हीर को छोड़ा, वही लाने वाला है से। अब रखे भी। वो टोक बोली, जी आप ये दूध पी कर लेट जाएं, मैं छोड़ाती हूँ। सलामत रहो। बीबी जान ने अफसर ने कहा, मेरे पर डालते हुए दुआ दी। पहले वो इसे सदा सुहागन रहो की दुआ देती थी, मगर अब हालात के पेश नज़र वो भी अपनी दुआ बदल चुकी थी। रात 2:30 के करीब यशब अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर बेड पर सोए वजूद को देखकर इसका दिमाग भी से उड़ा। वो गुस्से से खोलता बेड के पास आया और झटके से रजाई खींची। हीर की आंखें में मुश्किल इतनी देर रोने के बाद अभी लगी थी कि तूफान आ गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, मगर जैसे ही नजर सामने खड़े यशब फरीद की लाल आंखों पर पड़ी तो जल्दी से लरसती कांपती बेड से नीचे उतर कर खड़ी हुई। ये क्या क्या कर रही है यहाँ? वो मुश्किल गुस्सा सब करते ठहरे हुए लहजे में बोले, वो क्या वो लगा रखी है? साफ और सीधी बात करो। वो घबराता हुआ पास आया। हीर 2 कदम पीछे हटी। वो मजीद पास आया। वो फिर से पीछे हटी, दीवार से जा लगी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी हीर। दिलावर खान वो तो इतना पास आकर बोला कि हीर को इसकी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। नहीं, मैं नहीं आई, मुझे मेहरो भाभी छोड़ कर गई हैं। वो जल्दी से बोली, मेहरो भाभी? वो उस तरह से किस रिश्ते से वो तुम्हारी भाभी हैं? बोला। यशब ने सख्ती से इसका मुंह जगड़ा। तुम्हारे भाई ने इनके शोर को कब्र में उतार कर इन्हें बेवगी की चादर उड़ा दी और तुम यहाँ रिश्तेदारी बनाती फिर रही हो। हाँ, वो पूरी ताकत से चिल्लाया। नहीं, मैं जो शशब ने इसके होठों पर उंगली रखी। बिल्कुल चुप। आज के बाद अगर ये जबान बिला जरूरत ली तो काट दूंगा, समझी? अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारी असल रामगाह दिखा दूं। वो हीर को बाजू से पकड़कर घसीटता बाहर लाया। हीर इसकी टांगों के साथ घसीटती जा रही थी। इसे लेकर तहखाने में आया। ये है तुम्हारा असल ठिकाना, इससे आगे का सोचना भी मत। हुआ गौर करके तो वहां से चला गया। पीछे हीर इस तहखाने में सुलगती अकेली रहेगी। हीर को तहखाने में बंद 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। ना कोई वहां आया और ना ही इसे बाहर बुलाया गया। सकीना नामी मुलाजिम इसे खाना पीना सब दे जाती थी और आज वो 12 दिन के बाद हीर के पास यशब फरीदी का बुलावा लेकर आई थी कि चटोन खान तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। हीर को रात की इस पे यशब फरीदी का अपने कमरे में बुलाना ना मुनासिब लगा, इसलिए वो सकीना को मना कर चुकी थी। जब यशब अफरीदी खुद वहां चला आया, सकीना के जाने के बाद वह मजबूत कदम उठाता हीर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। क्या सुना ना चाहती हो? कुछ नहीं। हीर ने जोर जोर से नफी में सर लाया। अभी कह रही थी ना कि सकीना से कि हान से कहो जो कहना सुनने है यहाँ कर गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात याद है तुम्हें? जी जी। कौन सी? अगर बिला जरूरत जबान हिलाई तो काट दूंगा। वो मसी मुझसे इसकी बात उठा की। गुड, तुम तो बहुत ज़हनी हो। तो बताओ, जब मेरी बात याद थी तो फिर आने में मना क्यों किया? आपके वो ऐसे महसूस दाढ़ नमा आवाज़ में कराया। गलती होगी, माफ़ कर दें। वो कबूआती आवाज़ में बोली, माफ़ किया। अब चलो सगी साज या फिर चलूंगी? वो फटाफट बोली। गुड, चलो। वो यशब अफरीदी के पीछे पीछे नाक की सीध में जलती हुई इस कमरे तक आई। ये देख रही हो मेरा कमरा? यशब ने मुड़कर इसे देखते होगा। जी, आज से तुम इस कमरे में रहोगी। यशब की बात और हीर ने हैरानगी से इसे देखा। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं, तुम इस कमरे की मालकिन नहीं बल्कि मुलाजम बन के रहोगी, अंडरस्टैंड? तुम्हें इस कमरे में रहने की और जो करना होगा वो तुम्हें साथ साथ बताता रहूँगा। खुद से मुझे मुखातब करने की कोशिश मत करना। राइट जी। हीर ने त्रास में सर हिलाया। अब फिलहाल तो तुम ऐसा करो, कब्र से अगर कोई बिस्तर मिलता है तो निकाल कर यहाँ ज़मीन पर बिछा लो, क्योंकि अब यहाँ सोया
کیونکہ اب تم یہاں سویا کرو گی۔ اس کی بات پر ہیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں زمین پر وہ مشکل اپنی ٹانگیں گھسیٹتی کبرڈ تک گئی۔ جیسب اپنی بات مکمل کرنے کے بعد واش روم میں گھس چکا تھا۔ وہ کبرڈ میں اتنی کوشش کے بعد بھی صرف ایک شال نما موٹی چادر ہی تلاش کر پائی۔ اب وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے چادر کو نیچے بچھائے یا سردی سے بچنے کو اوپر اوڑھے۔ اسی کشمکش میں تھی جب یشب ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ ایک سرسری نظر ہیر کے ساکت وجود پر ڈال کر بالوں کو برش کیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود خوبصورت شنیل کی نرم اور ملائم رضائی میں گھسا۔ یہ شنیل کی رضائیاں بی بی جان کی نگرانی میں بنائی جانے والی اسپیشل سوغات تھی جن کو سردی کے موسم میں ہر کمرے میں موجود کمبل کو ہٹا کر پہنچا دیا جاتا تھا۔ ہیر نے ایک لجاتی نظر رضائی پر ڈالی اور آگے بڑھ کر چادر کو بیڈ کے بائیں جانب ذرا سے فاصلے پر بچھایا اور بڑے حوصلے سے اس چادر پر لیٹ کر اپنے سر پر اوڑھتی شال کو سارے جسم کے ارد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے اپنے کمرہ گھوم رہا تھا جہاں آسائش و آرام کی ہر چیز موجود تھی، اور اب وہ ہیر دلاور ہاتھ زمین پر پڑی تھی بنا کسی بستر اور لحاف کے۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں کی بند بھٹے سے نکل کر زمین پر گرا، مگر وہاں ان آنسوؤں کو دیکھنے اور پونجنے والا کوئی نہ تھا۔ ہائے قسمت! چند لمحوں میں ہی بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جس سے لڑنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ صرف اپنی دعاؤں سے ہی قسمت کو بدلنے کی خواہش مند ہوتا ہے، اور ہیر بھی دعا گو تھی کہ اس کی قسمت، اس کی زندگی بھی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے، جہاں نہ تو کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ مگر اب دیکھنا یہ تھا کہ ہیر کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہیر تہھانے سے نکل کر اب اس کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ یوسف افریدی کے حکم کے مطابق خود کو اس کے مخاطب کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 دن سے وہ اس کمرے میں تھی جہاں کی ایک ایک چیز اسے ازگد ہو چکی تھی۔ اب تو آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ اس رات وہ زمین پر لیٹ تو گئی مگر سو نہیں پائی تھی۔ ٹھنڈ تلوار کی مانند ہڈیوں میں گھستے جا رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹے کی گھٹن صبر کے بعد بالآخر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں مدھم روشنی کے ساتھ یوسف افریدی کے ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ خود تو مزے سے سو رہا ہے جنگلی، اور مجھے یہاں مرنے کو لٹا دیا۔ میرے مالک، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ آخر وہ کون سا گناہ ہو گیا جس سے کتنی بھیانک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ وہ افسردگی سے سوچتی کھڑی ہوئی۔ ہیر مدھم روشنی میں صوفے دیکھنے کی کوشش کر رہی تاکہ اس پر لیٹ سکے۔ آنکھوں کو اچھی طرح کھول کر دیکھنے پر بھی وہ صوفہ تلاشی آگے بڑھ ہی تھی کہ یوسف افریدی کی پشاوری چپل میں اڑ کر زمین بوس ہو گئی۔ کھٹک کی آواز پر یوسف بھی آنکھیں مسلسل لیمپ آن کر چکا تھا۔ ہیر کو زمین پر اوندے منہ گرے دیکھ کر وہ مسکراہٹ درکتا اٹھ بیٹھا۔ یہ آدھی رات کو کس فلم کی ریہرسل ہو رہی ہے؟ ہیر اس کی آواز پر شرمندگی کے مارے اٹھ ہی نہ پائی۔ اٹھ جاؤ اب، یا پھر کرین منگواؤں؟ یوسف نے ہیر کی بھری بھری جسامت پر چوٹ کی۔ وہ شرمندہ سی اٹھ بیٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم آدھی رات کو؟ مجھے سردی لگ رہی ہے، اور تو سردی سے بچنے کے لیے میرے لحاف میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوسف نے سکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ میں صوفے پر، میں نے تمہاری جگہ تمہیں بتا دی تھی۔ پھر کس کی اجازت سے تم صوفے پہ جا رہی تھی؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ سردی بہت ہے، میں گرمیوں میں زمین پہ لیٹ جایا کروں گی۔ وہ سر جھکائے جلدی سے بولی۔ کافی سے زیادہ چالاک ہو اپنے بھائی کی طرح۔ ظفر کی کا میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ ہیر یوسف کی بات پر چڑھا کر بولی۔ یوسف اس کے چلان پر رضائی ہٹاتا استکایا۔ تمہارے لاڈلے بھائی نے کچھ نہیں کیا تو پھر کس نے مارا ہے یوسف خان کو؟ لالا نے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ ہیر کی بات پوری ہونے سے پہلے یوسف کی بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کی بولتی بند کروا گیا۔ میرے سامنے دوبارہ اس کتے کی حمایت مت کرنا، مت بولنا، ورنہ کیا؟ ہیر کو اپنے لالا کے لیے لفظ کتا برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے ہمت کرتی بولی۔ ورنہ کیا کریں گے؟ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، یا پھر جان سے مار دیں گے؟ تو مار دیں مجھے۔ میں بھی اس اذیت بھری زندگی کو جینا نہیں چاہتی، اس لیے مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیں۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ سے گھٹنوں میں دے گرے۔ یوسف نے اس کی ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھا، جھٹکے سے اس کا سر اٹھا کر منہ جگڑا۔ مجھے روتی بلکتی عورتوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے آج کے بعد اگر تم دوبارہ میرے سامنے رو دھو کر خود کو مسکین شو کرنے کی کوشش کی تو واقعی جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ وارننگ دیتا کمرے سے مہلک ٹیرس پر نکل گیا۔ ہیر اس کے جانے کے بعد بلند آواز میں ہچکیوں سے رونا شروع کیا۔ روتے روتے نہ جانے کب کی نیند کی پری، اس لیے مہربان ہوگی کہ وہاں زمین پر ہی سو گئی۔ ہیر مسلسل 3 دن سے بنا کسی لحاف کے زمین پر سو رہی تھی، جس کا نتیجہ بہار کی ثروت میں سامنے آیا۔
यशु के उठने से पहले यशु के हुक्म के मुताबिक हीर ने इसकी सूट ब्रश करते हुए इसकी ड्यूटी थी जो यशु खान ने कमरे में लाने के बाद बताई थी। यशु रोजाना सुबह 5 बजे तक उठ जाता था और हीर को इसके उठने से पहले इसके कपड़े तैयार करने पड़ते। मगर आज यशु उठ चुका था पर हीर गठरी बनी अपनी जगह पर लेटी थी। यशु खामोशी से उठकर गुसल करने चला गया। गुसल करके जब वो कमरे में आया तो फिर हीर वैसी ही लेटी थी। हीर इसने पास आकर पुकारा मगर वैसे ही लेटी रही। यशु ने झुक कर उठाना चाहा तो पता चला कि वो हार में भग रही है। लो जी, नई मुसीबत। इसने मढ़ाते हुए हीर के वजूद को उठाकर बेड पर टचने पर हीर ने गुनूदगी में ही आंखें खोली मगर समझ न आई कि क्या हुआ है, इसलिए फिर से आंखें मोड़ दी। यशु ने सेल उठाकर हशमत को कॉल की। मलाई, डॉक्टर शाकर को लेकर फौरन मेरे कमरे में पहुंचा। अगर सोया हुआ भी हो तो उठा कर देना। कॉल बंद करके दाई सीधी करके हीर के वजूद पर अंडली और खुद बाहर निकल गया। कुछ देर बाद हशमत डॉक्टर शाकर को लेकर हाजिर थे। सर्दी लग जाने की वजह से फेवर हो गया है। हाँ साहब, मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ, कुछ खिलाने के बाद दे दें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। डॉक्टर शाकर ने बाहर की वजह बताई और मेडिसिन देने के बाद चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद यशव ने घड़ी देखी, 6 बजे थे। वो नीचे आया ताकि किसी मुलाजिम से हीर के लिए खाने को कुछ बनवाए मगर नीचे कोई रूह मौजूद नहीं होता। वो कहता, दिन चढ़ आया मगर नवाबजादियों को आराम से फुर्सत नहीं। भाभी ने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है सबको। वो से खोलता किचन में आया। चंद मिनट गायब दिमागी से इधर उधर देखने के बाद इसने दूध गर्म किया, ब्रेड और दूध का गिलास ट्रे में रखकर कमरे की तरफ चलाया। ओह, ये सब भी करना पड़ेगा था जशब खान, वो भी दुश्मनों के लिए। वो घबराता हुआ दरवाजा को लात मारकर खोलता अंदर दाखिल हुआ। ट्रे साइड पर टेबल पर रख कर रजाई हटाई और हीर को बाजू से पकड़कर बिठाया। वो बेचारी बाहर से तपती दाएं जानब लड़की। क्या बदतमीजी है, तुम्हारा बाप या भाई का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी जिम्मेदारी करता फिरूं। समझी, वो सीधी होकर बैठो और खाओ इसे। जशब ने दार से कहकर इस पर से सीधा करके ट्रे सामने रखी। हीर इसकी दार पर मुश्किल से ही सही पर आंखें खोल चुकी थी। खाओ इससे, वह खड़े खड़े हजलत में बोला। हीर ने ट्रे में दूध का गिलास और 2 सूखे स्लाइस पड़े देखे। दूध तो मैं पीती नहीं हूँ पर इनको कैसे बताऊं, बैठी बैठी फौत हो गई हो क्या? नहीं नहीं, इसने नाम में सर हिलाकर जल्दी से स्लाइस उठाकर मुंह में डाली और साथ ही दूध का घूंट भरा। खा के ये मेडिसिन ले लेना। हुक्म जारी करके अपनी चीजें उठाकर कमरे से निकल गया। हीर में मशकर सूखे स्लाइस और दूध जहर मार किया और दवा लेकर फिर से बिस्तर पर देर हो गई। रात 10 बजे के करीब यशव वापस कमरे में आया और हीर को अभी तक रजाई में घुसा देकर शर्ट झटकता चेंज करने चला गया। वापस आकर इंतकाम पर गुल को चाय लाने का कहा। चंद मिनट बाद गुल चाय के लिए हाजिर थी। दोपहर का खाना खाया। यशव ने गुल से हीर के खाने का पूछा। नहीं, मैं आई थी लेकर मगर हीर भी सो रही थी। हूँ, ऐसा करो अब ले आओ जाकर। जी, वो सर हिलाती चली गई। यशव चाय खत्म करके बेड के पास आया और एक झटके से हीर के ऊपर से रजाई खींची। बल्कि हीर साहिबा, आपके गुलाम सारा दिन आवारागर्दी करके लौट आए हैं, कुछ खिदमत का मौका तो दें। यशव की जफरी बातें सुनते ही हीर न चाहते हुए भी उठ बैठी। यशव कुछ और भी कहता कि इसकी लाल कंधार अंगनार सी सूरत देखकर खामोश हो गया। खाना आ रहा है, खा कर ये मेडिसिन लो। हमारे यहाँ दुश्मनों की बस इतनी तमादारी की जाती है। तुम्हारे बाप की हवेली नहीं है कि 10-10 दिन यूं ही बिस्तर तोड़ती रहोगी। मैं जब कल वापस आऊँ तो तुम मुझे बेड पर नहीं बल्कि बेड के आसपास चलती फिरती नजर आओ। अंडरस्टैंड जी? हीर ने फट हाँ में सर हिलाया। जशब ने इसके माथे और गाल पर हाथ रखकर बाहर की नवीयत चेक की तो जो अभी सुबह के मुकाबले में बहुत कम थी। अब अपनी चीजें उठाकर फिर से कमरे से निकल गया। ये चाहने के बावजूद भी ये पूछ ना पाई कि अब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। वो भी बैठी ही थी जब गुल खाने की ट्रे ले आई। कुछ और चाहिए हीर भी? इसने ट्रे के सामने रखते हुए पूछा। नहीं, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। हीर के कहने पर गुल पलट गई। हीर ने खाने की ट्रे देखी। इस मामले में इस पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया गया था, दुश्मन समझकर, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी खाना हमेशा अच्छा ही मिला था इसे। और इस मामले में यशब ने भी कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। हीर ने 2-4 नवाले लेकर दवाई ली और लेट गई क्योंकि कल इसे बेड से नीचे होना था। हुक्म आ चुका था। हुक्म की तामील करना हीर की ड्यूटी में शामिल था। अगले दिन हीर कमरे की सफाई कर रही थी जब यशु कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कमरे की सफाई भी हीर की ड्यूटी में शामिल थी। जब से वो कमरे में आई थी किसी भी मुलाजिम को बिला ज़रूरत कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हीर को सफाई के साथ साथ डस्टिंग भी खुद करनी पड़ती थी और यशु सफाई के मामले में काफ़ी सख्त साबित हुआ था। जरा जो गैर से किसी जगह नजर आ जाती तो फिर हीर को अच्छी खासी बेइज्जती से न पड़ती। अब भी वो डस्टिंग कर रही थी जब यशु कमरे में इंटर हुआ। हीर ने झाड़ कर हाथ धोए और रूम फ्रेश से पानी के गिलास लेकर यशु की तरफ गई जो टांगे फैलाए रिलैक्स सा सोफे की बज पर सर रखे तिरछा सा लेटा हुआ था। हान पानी। हीर की आवाज़ पर आंखें खोलकर सीधा हुआ गिलास इसके हाथ से पकड़ा। कैसी तबीयत है तुम्हारी?
जी ठीक हूँ, हल्का समय बनाई हिरती हो बोली। यशव ने खाली गिलास वापस ट्रे में रखा और फिर से ऐसी हो गया। हीर ट्रे लिए पलटी ही थी जब यशव ने पुकारा, जी। वो वापस मुड़ी। मेरा जूता उतार दो, हुक्म आया। मैं? तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ? यशव की तेवरी चढ़ी देखकर हीर जल्दी से पास आकर जमीन पर बैठी और यशव का जूता उतारा और फिर ड्रामें भी उतार दी। हीर की नरम व मुलायम हाथों की नरमाइश से यशव को सुकून का एहसास हुआ। पाँव भी दबा दो। वो हल्का सा सर उठाकर अगला हुक्म जारी करता आंखें मूंद गया। हीर ने खामोशी से यशव का पाँव गोद में रखा और दबाने लगी। यशव ने कुछ देर हीर के हाथों से मिलने वाले सुकून को वजूद में उतारा और सीधा होकर बैठा। हीर झटके से सर झुके सर से इसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। यशव ने आस्तिकी से हीर का हाथ पकड़कर अपनी हथेली पर फैलाया और बहुत गौर से इसकी हथेली देखने लगा, यूं जैसे अभी किस्मत का हाल बताएगा। चंद मिनट बहुत गौर से देखने के बाद इसने झुक कर लब हीर की फैली हथेली पर रखे और उठकर वॉशरूम में चला गया। हीर ने पलटकर इस जालिम शख्स की पश्चात को देखा और अपनी हथेली पर इसका पहला नर्म लम्स पूरी शिद्दत से महसूस किया। हथेली पर इसका पहला नरम लम्स पूरी शिद्दत से महसूस किया, वरना इससे पहले तो यशव अफरीदी ने इसे सिर्फ दबोचा, घसीटा और झुगड़ा ही था। इसने सर झुकाकर चंद मिनट अपनी हथेली को बहुत गौर से देखा और फिर झुककर अपने लब भी इस जगह पर रख दिए जहाँ कुछ देर पहले यशव अफरीदी अपना लम्स छोड़कर गया था। कहाँ तलाश करोगी तुम मुझे जैसा शख्स जो तुम्हारे स्तंभ भी से है और तुमसे मोहब्बत भी करे। शाम में गुल कमरे में हीर को गर्म लहाफ देने आई। ये किस लिए? हीर हैरान हुई। पता नहीं, बीवी हानसाई ने कहा था। ठीक है, रख दो वहाँ। हीर के कहने पर गुल बिस्तर पर रखती चली गई। रात को यशव के बताने पर हीर को पता चला कि ये बिस्तर इसके अपने लिए था। इसके बहार की वजह से शायद यशव को इस पर तरस आ गया था, इसलिए गर्म बिस्तर मंगवाया था, मगर जगह अभी भी ना बदली थी। हीर ने इस गर्म बिस्तर को जमीन पर रही बिछाकर सोने था। चलो शुक्र है, कुछ तो बचत होगी। वो इतनी सी इनायत पर भी खुश होती। बिस्तर में बिछाकर शनीर की नरम गर्म रजाई में बाखुशी घुस गई थी। यशव सुबह 5 बजे उठता था और हीर को इसके उठने से पहले ही 2 कलफ लगे सूट तैयार प्रेस करने होते थे। हीर ने आज तक कभी अपने पर कपड़े प्रेस नहीं किए थे। अब वो 2 मर्दाना सूट, वो भी कलफ लगे, प्रेस करना इसके लिए बहुत ही भयानक तजर्बा था। मगर अब दिन गुजरने के साथ ऐसे के हाथ में तेजी आ ही गई थी। वो कपड़ों पर इस्त्री कह रही थी जब यशव ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर एक नज़र इस पर फेंकता वॉशरूम में चला गया। हीर ने जल्दी से कपड़े प्रेस करके हैंग की और यशव का नाश्ता बनाने चली गई। यशव सिर्फ नाश्ते ही कमरे में करता था। दोपहर के वक्त वो बाहर होता था और रात का खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाता था। पहले यशव के नाश्ते की ड्यूटी गुल की थी, मगर अब हीर के आने से ये ड्यूटी भी हीर को ही सौंप दी गई थी। हीर को पहले दिन यशव के लिए नाश्ते बनाने का तजर्बा याद था, इसलिए वो अब बहुत मुहतात होकर इसका नाश्ता तैयार करती थी ताकि यशव को फिर से कोई शिकायत का मौका न मिले। पहले दिन जब यशव ने सुबह सवेरे उठकर इसे नाश्ते के लिए भेजा था तो इसने सोई जागती कैफियत में नाश्ता बनाया और ट्रे में चाय ठोस लिए और वापस कमरे में आ गई। यशव ने चाय का पहला घूंट भरने के बाद कप जमीन पर रौड़ दिया। ये चाय है, इसे चाय कहते हैं तुम्हारे ख्याल में? वो दाड़ा कि क्या हुआ हान? वो डरती डरती बोली, तुम्हारे यहाँ ऐसे जो शानदार सुबह सुबह नाश्ते में पीते थे सब? नहीं, मैं नहीं बनाती थी चाय तब। तो यहाँ तुम्हें ही बनानी है समझी, इसलिए बेहतर है कि जल्दी से सीख जाओ। आप जाओ, जाकर हल्की चीनी वाली चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। जी। हीर फट कमरे से निकल गई। आपके हीर ने बहुत एहतियात से हल्की चीनी वाली चाय बनाई और कप ट्रे में रखकर वापस कमरे में आई। हान चाय, इसने यशव को मतवज्जो किया जो सेल पर बिजी था। वो यशव ने कप थामा और मुंह लगाया। हीर खड़ी इसके एक्सप्रेशन देख रही थी। क्या अब चाय ठीक है कि नहीं? यशव ने कोई भी तासर दिए बिना दूसरा और फिर तीसरा घूंट भरकर सेल साइड पर रखा और हीर को अपने सामने मौजूद टेबल पर बैठने का इशारा किया। वो झकझकती हुई सेमट कर सामने टेबल पर बैठी। दिल में वो आयतर कुर्सी का वेट कर रही थी ताकि जल्द अज जल्द जान खलासी हो। ये कप पकड़ो और एक ही घूंट में ये सारी चाय खत्म करो। जी। और इस हुक्म पर शुदर रहेगी। बाप उड़ाती चाय, वो भी एक ही घूंट में। हीर को सोच कर ही वैसे तो ही कुछ कहा है मैंने? इसे सिटल देखकर यशव की तेवरें चढ़ी। जी। हीर ने डर के मारे जल्दी से गर्म कप मुंह को लगाया। 3 घूंट पीने के बाद इसने कप हटाया, क्योंकि इससे ज्यादा घूंट वो इतनी गर्म चाय के पी नहीं सकती थी। बहुत गर्म है ये, वो मनाती। यशव ने गुस्से से हाथ पकड़ा, कप पर मारा जिससे चाय हीर की टांगों पर गिरी और वो सी की आवाज निकालती खड़ी हुई। आज के बाद अगर जरा से भी हुक्म दावी का सोचा तो इससे भी भयानक सजा मिलेगी समझी। वो हीर के गाल थपथपा कर कहता, ड्राइव से बर्नल निकाल कर लाया, ये लो लगा ला। बरनार लेके लाया है, ये लो लगा लेना। बरनार इसके हाथ में थमाकर अपने सेल उठाता कमरे से निकल गया। जालिम इंसान जहाँ देखकर मरहम में होती रखता है।
हीर ने झटके से ट्यूब दीवार पर दे मारी। नहीं चाहिए मुझे तरस और हमदर्दी की ये पेग। वो रोती हीर सर घुटने में देगी। अब तो वो रोती भी यशब की गैर मौजूदगी में ही थी। चूंकि यशब का हुक्म था कि इसे रोती लगती और तुम्हें इससे नफरत है, इसलिए हीर इसके सामने और को खुद को काबिल नफरत नहीं बनाना चाहती थी। यशब खान अफरीदी की नज़र में बिखरेगा जब तेरे रुखसार पर तेरे एक आंखों को बांधे तुझे एहसास तब होगा मोहब्बत किसको कहते हैं। खान खुदा का वास्ते है मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दे, वो तो बेकसूर मारेगी। ना जाने वो लोग क्या हाल कर चुके होंगे, पता नहीं। मेरी बच्ची वहाँ ठीक है, कुछ खाती पीती भी होगी कि नहीं। हदीजा रोती ही दिलावर खान को हीर से मिलवाने के कह रही। तुम जानती हो हालात हदीजा। फिर इस वावले का मकसद, वो दुख भरी आवाज में बोले। अंदर से वो भी डर चुके थे जब से लाडली बेटी इस तरह से रुखसत हुई थी, जिसका कभी कभी तस्वर में भी नहीं किया था इन्होंने। नहीं, कुछ नहीं जानती, बस मुझे हीर से मिलवा दे, मैं देखना चाहती हूँ अपनी बच्ची को। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सुकून से मैं हूँ? नहीं हतीजा नहीं, मैं खुद को इसकी झलक देखने के लिए बेचैन हूँ। मगर मगर क्या हान बोले ना, क्या मैं क्या करूँ अब? वो भी व्यस्त है। शम्स जो कर चुका है इसका नतीजा ऐसे ही होना था। मुझे हकान अफरीदी से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कोई फैसला करेगा। ये इसके बेटे यशफ अफरीदी का ही फैसला था। जौहान आप अपना बंदा भिजवाएं ना हकान अफरीदी की हवेली में, कि हमें हीर से कभी कभी मिलने की इजाज़त दे दें। अदीदा जल्दी से आस बड़ी आवाज में बोली। हो, तुम फिक्र मत करो, करता हूँ कुछ। दिलावर खान ने परसोच अंदाज में सर हिलाकर बीवी को मुतमिन किया। जशब चाय पी रहा था जब नाजिम बाबा जान का पैगाम लेकर आई। मैं मर्दाने में बाबा जान की बात सुनने जा रहा हूँ। मेरे आना तब साफ सुथरा होना चाहिए। राइट जी। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था जब हीर की आवाज़ आई। हान, वो क्या वो करती रहती हो? बचपन से मतलाते हुए अटकने की बीमारी में, या फिर मेरे सामने ही यह दौरा पड़ता है? हीर इसे मुखातब करके समझ नहीं पा रही थी कि क्या और कैसे कहे। बोलो अब, मुझसे क्यों खड़ी हो? वो खड़ी देखता अब चढ़कर बोला। मैं कमरे से बाहर निकल सकती हूँ क्या? वो होंठों पर जबान फेरती हुई मुश्किल बात मुकम्मल कर पाई। क्यों पहले नहीं निकलती हो? यशब ने तेवर चढ़ाई। नहीं, वो सुबह आपका नाश्ता बनाने जाती हूँ। वो डरते हुए बोली। चली जाओ, मगर और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, समझी? जी अच्छा। हीर ने जोर जोर से इस बात में सराहा। यशब रजामंदी देकर कमरे से निकल गया। हीर ने तशकराना साइंस खारिज की। चलो, कैद खाने से तो रहाई मिली। वो जब यशब का नाश्ता बनाने जाती थी तो नीचे कोई भी न होता और इसकी मुलाकात किसी से भी न हो पाती थी, इसलिए वो आज मुकम्मल रिहाई मिलने पर खुश थी। इतने दिन बाद हीर के चेहरे पर हर किसी मुस्कुराहट उभरी थी। बेटा, बाबा जान ने यशब को अपने सामने रखा, चेयर पर बैठने को। हाजी बाबा जान, आपने बुलवाया था? हाँ यशब, आज दिलावर खान ने अपना बंदा भिजवाया था। इस सिलसिले में हंसते मोबाइल यशब के तेवर चढ़ी। वो लोग हीर से मिलना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। वो टोक जावाया। यशब, वो बेटी है इनकी, मगर अब मेरे निकाह में है। मैं इजाज़त दूँ मिलने की या ना दूँ, ये मेरी मर्जी। बच्ची को माँ बाप से अलग करके क्या मिल रहा है तुम्हें? इस अजीज से गुजर चुके हो तुम भी, कि जब खान जान से अजीज चीज तो दूर हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। बाबा जान ने कायल करना चाहा। इस तकलीफ का मजा चखना ना चाहता हूँ, इनको भी तो पता चलना चाहिए इस तकलीफ का एक आधा बार बर्बाद हो। कोई हर्ज नहीं यशब। नहीं बाबा जान, हरगिज़ नहीं। अगर इन्हें बेटी से मिलने की इतनी ख्वाहिश है तो फिर तैयार रहे, मैं डेट पार्टी में जा दूंगा वहाँ, मगर जिंदा सलामत बिल्कुल भी नहीं। जैसे कुछ खुदा का खौफ करो, क्यों दुश्मनी को हवा दे रहे हो? दुश्मनी की इब्तदा इनकी तरफ से हुई थी, वो अख्ताम में करूँगा। वो भी यशब था, अपनी बात पर डटा रहा। अगर मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर मिलने की इजाज़त दे दूँ तो? बाबा जान ने सवारी नजरें उठाई। तो मैं दो काम करूँगा, पहला हीर को तलाक दूंगा और दूसरा शम्स खान का कत्ल करूँगा। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ बाबा जान, आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। ये खून खराबे से मैं सिर्फ आपकी वजह से रुका हुआ हूँ, वरना बंदा मारना या मरवाना कौन सा मुश्किल काम है? वो लापरवाही से बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जब क्योंकि तुम हकान अफरीदी के बेटे हो।